इसे तो दोबारा दोबारा पढ़ भी ना तकर बाद जाके कहीं लाइन पर एक्वाइज को भी रेट की वजह से ना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, खींचना, अवशोषण करना। ठीक है, तो भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? जस्ट पढ़े थे हम लोग कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में अन्न भोजन का विपाचन होता हो जाता है। यह आहार नाल की दीवारों द्वारा शोषण होकर यह मतलब पर है यह आहार नाल की दीवारों द्वारा शोषित होकर रुधिर मतलब खून होता है, रक्त होता है, परिसंचरण द्वारा रक्त के शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। अब देखो अवशोषण किसे कहते हैं? तो पचे हुए भोजन का खून में मतलब रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। मतलब देखो भोजन जब पचता है तो भोजन पचने के बाद इसमें जो जरूरी पोषक तत्व निकला वो खून में जाके मिल जाता है, उसको ही हम लोग अवशोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। बच्चा से कितना होशियार की जरूरत है। तो अब आगे चलो फिर से कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर? छोटी आंत में। अनपचे भोजन का पाचन कहाँ पर? छोटी आंत में। साथ में यह बता रहा है कि यह आहार नाल की दीवारों के द्वारा शोषित होकर रुधिर परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इतना बात को छोड़ दो। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। इसको याद रखो, पचे हुए भोजन का खून में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। क्लियर है? फिर आगे चलो। अब आगे है स्वांगीकरण। आगे क्या है? स्वांगीकरण। देखो स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? तो अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। देखो अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। बात समझ में आया कुछ? अवशोषित भोजन को शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित भोजन को शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। इसको फिर से समझने की प्रयास करो। यहाँ लिखा है कि अवशोषित भोजन सबसे पहले अवशोषित करेगा कौन? रक्त करेगा। अरे छोटी आंत करेगा। अब देखो छोटी आंत अवशोषण कर लेगा, और अवशोषण करने के बाद अवशोषित भोजन जो बचा मतलब पोषक तत्व को जो अवशोषण कर लेगा, खींचने के बाद शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मतलब अब क्लियर हो गया होगा तुमको। क्या क्लियर होगा बताओ? सबसे पहले अवशोषित छोटी आंत करता है, अवशोषित जो होता है तो अच्छा चीज सब रक्त में चल जाता है, निकल जाता है। इसके बाद जो रक्त में जाने के बाद एनर्जी के रूप में उपयोग होता है, उसको ही हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलो, इसी तरह से समझ के पढ़ो। अब आगे है कि अमीनो अम्ल कोशिकाओं में पहुंचकर प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त मतलब प्रयोग होते हैं। अमीनो अम्ल कोशिकाओं में पहुंचकर, अमीनो अम्ल जो है वह कोशिकाओं में पहुंच करके प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संश्लेषण मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, बनाना। ठीक है, तोड़ मोड़ करके बनाना। अमीनो अम्ल कोशिकाओं में पहुंचकर प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। अमीनो कर चलेगी ये वाला है। अमीनो अम्ल कोशिकाओं में पहुंचकर प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। अमीनो अम्ल जो है ना, अमीनो अम्ल कोशिकाओं में पहुंचकर प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे अमीनो अम्ल कोशिकाओं में पहुंचकर प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। अब आगे है कि आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया में विखंडित हो जाता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल जो है ना वो यकृत से पहुंच करके कहां पर विखंडित हो जाता है? तो अमोनिया में। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया में विखंडित हो जाता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया में विखंडित हो जाता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया में विखंडित हो जाता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल यकृत में, यकृत मतलब लीवर में, लीवर यकृत से क्या निकलता है? पित्त। यकृत में आवश्यकता से अधिक मतलब जरूरत से अधिक अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया, अमोनिया का सूत्र
NH3 NH3 अमोनिया में विखंडित हो जाता है जिससे यूरिया बनता है। मतलब पेशाब कैसे बनता है उसके बारे में समझो। यूरिया मतलब पेशाब बोले थे ना। फिर जो अमीनो अम्ल को यूरिया में परिवर्तित देखो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल में पहुंचकर आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचता है। मतलब जरूरत से अधिक अमीनो अम्ल कहाँ पर पहुंचता है? लीवर में, यकृत में। अच्छा वो लीवर में पहुंचता है तो वह अमोनिया में बदल जाता है। देखो अमोनिया में क्या बदलता है? अमीनो अम्ल बदलता है अमोनिया में। मिलता भी जुलता भी है, नहीं जुलता है? अमीनो अम्ल अमोनिया, यानी कि अमीनो जब शरीर में जब अमीनो अम्ल अधिक हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वो चला जाता है यकृत में, और लीवर में जाने के बाद वो जो था ना अमीनो अम्ल वो बदल जाता है किसमें? अमोनिया में, और विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और जिससे यूरिया बन जाता है। जिससे क्या बन जाता है? यूरिया, यानी कि पेशाब बन जाता है। और यह मूत्र के साथ, देखो आगे क्लियर, मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। उत्सर्जित मतलब निकलना। उत्सर्जन मतलब निकालना। अब आगे चलो मल परित्याग के बारे में बात करते हैं। पहले बताओ कि पेशाब कैसे बनता है? अमीनो अम्ल को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमीनो अम्ल जो है वो जब अधिक हो जाता है तो वो लीवर में जाता है, और यकृत में जाने के बाद वो टूटता है। अमीनो अम्ल किसमें टूटता है? अमोनिया में, और वो अमोनिया बदल जाता है यूरिया में, तब जाकर के पेशाब होता है, और इसके बाद मूत्र विसर्जन हो जाता है, यानी कि मूत्र उत्सर्जित हो जाता है। क्लियर है? अब आगे चलो मल परित्याग के बारे में पढ़ते चलो। तो मल परित्याग मतलब जिसको हम लोग कहते हैं पखाना करना, लेटिंग करना, ठीक है। तो अनपचा भोजन अंत में बड़ी आंत में पहुंचता है। अनपचा भोजन जो होता है अंत में कहाँ पर पहुंचती है? बड़ी आंत में, जहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देता है। देखो करता क्या है कि जीवाणु सब जो है ना, अंदर में जीवाणु बहुत सारा है, और वो जीवाणु तुम्हारे भोजन को खाता है, और खा करके फिर वो उसको जो तोड़ मोड़ के इसके बाद जो तुमको जो बनाता है वो बन जाता है पेस्ट। पेस्ट मतलब लुगदी, जिसको कायम हम लोग कहते हैं। तो अनपचा भोजन अंत में बड़ी आंत में पहुंचता है। अनपचा भोजन जो है बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देता है। अनपचा भोजन अंत में कहाँ पर पहुंचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुंचता है, लेकिन ये थोड़ा हमको डाउट लगता है, देखें पहले से ही। बड़ी आंत में मल कोलन द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। बड़ी आंत में नहीं से, बड़ी आंत में मल कोलन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत से मल मतलब पखाना कोलन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बड़ी आंत से मतलब पखाना, हाँ तो बड़ी आंत छोटी आंत से निकल गया गुर्दा के द्वारा ना, लेकिन बड़ी आंत से निकलेगा कोलन के द्वारा। बड़ी आंत से निकलेगा कोलन के द्वारा बाहर निकाल जाता है, ठीक है। बड़ी आंत से मल जो है कोलन के द्वारा बाहर निकाल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसका। तो आगे है इंडोल, और इसके बाद क्या है? एस्केटोल। इंडोल और एस्केटोल यही तो खतरनाक है, जिसके कारण से पैखाना गंध करता रहता है। इंडोल और एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल है, और इसके कारण से ही पखाना यानी कि मल जो है तो क्या होता है? तो दुर्गंध करता है। इंडोल और एस्केटोल याद रखना कि किसके कारण से? इंडोल और एस्केटोल के कारण से। बायोलॉजी में पढ़ाए थे फिलहाल में। इंडोल और एस्केटोल के कारण से ही, अमीनो अम्ल के कारण से। देखो ये क्या है, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि इंडोल और एस्केटोल क्या है, तो यह एक अमीनो अम्ल है, और इसकी उपस्थिति के कारण से ही पायखाना दुर्गंध करता है। इंडोल और एस्केटोल क्या है? इंडोल और एस्केटोल क्या है? एक अमीनो अम्ल है। इंडोल और एस्केटोल, बोलो उच्चारण करो। इंडोल और एस्केटोल एक अमीनो अम्ल है। इंडोल और एस्केटोल। देखो इंडोल मतलब डोल लेके कोई पैखाना करने के लिए जाएगा कहाँ पर? रोड पर। जब रोड पर जाएगा तो दुर्गंध करवे करेगा ना, इसलिए ये ट्रिक लगा लो डोल वाला। डोल और टोल, डोल लेके जाएगा टोल पे, ठीक है। यानी कि डोल लेके जाएगा टोल में, यानी कि इसलिए एगो याद रखना है डोल वाला, एगो याद रखना है टोल वाला। यानी कि एगो हो गया इंडोल और दूसरा हो जाएगा। देखो हम लोग इन जो करेंगे, मान के चलो लेटिंगे में इन जो करते हैं तो डोले लेके इन करते हैं ना, इसलिए इन डोल। इसके बाद तुमको हो गया जाएंगे टोल में। केकरा टोल में? एसके के टोल में। एसके मतलब कोई आदमी का नाम रख लो, एसके संतोष कुमार के टोल में, इसलिए एसके के टोल में, यानी कि इंडोल और एस्केटोल। तो इंडोल एस्केटोल है क्या? तो इंडोल और एस्केटोल एक अमीनो अम्ल है, और वो अमीनो अम्ल क्या करता है? उसकी उपस्थिति के कारण से ही पखाना दुर्गंध करता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलो, आगे है आहार नाल या पाचक नाल। इसको हम लोग आहार नाल भी कह सकते हैं और पाचक नाल भी कहते हैं, मतलब पचने वाला नाल हो गया, नाली हो गया, ठीक है।
तो मनुष्य के पाचक नाल का विस्तार मुख से मल द्वार तक जाता है। सही बात है। पाचन शुरू कहाँ, तभी तो कहते हैं हम लोग मुख से पाचन ही। शुरू कहाँ से, मुख से, मुख से। और अंतिम कहाँ, छोटी आंत छोटी से। आंत। तो ये बात है कि भोजन मुख से लेकर के, मतलब पाचन की क्रिया जो होती है मुख से वो शुरू होकर मल पर विस्तार मतलब फैला हुआ होता है। कहाँ से, तो फैला मुख से हुआ। लेकर के मल द्वार मल तक, तक। मुख से लेकर के मल द्वार तक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब आगे चलो। यह टेढ़ी मेढ़ी लगभग 33 फीट लंबी होती है, यानी कि यह आहार नाल जो होता है वो 33 फीट लंबी होती है। याद कर लो, आहार नाल जो होगा, देखो आहार नाल जो है ना वो 33 फीट लंबी है। ठीक है, आहार नाल जो है वो कितना है, 33 फीट लंबी है और लंबी नाली के रूप में है, और इसके बाद है विभिन्न अंगों से जुड़ी होती है। सही बात है, आहार नाल जो है विभिन्न अंग से, देखो जुड़ी, साइड में नहीं जुड़ा होता है, आहार नाल विभिन्न अंगों से जुड़ी हुई होती है। कितना मीटर लंबी है, 33 फीट। 33 फीट ये लंबी है। क्लियर है, 33 फीट ये लंबी है आहार नाल। ठीक है, आहार नाल 33 फीट लंबी है जो विभिन्न अंगों से जुड़ी हुई होती है। अब आगे चलेंगे। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। मनुष्य के जो आहार नाल है उसके जो भाग है वो निम्नलिखित है। पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा है तुमको आंत। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत। तो बताओ आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं। आहार नाल के 4 भाग है, मुख गुहा, मुख गुहा है, ग्रास नली है। देखो मुख गुहा तो याद रहेगा, हाँ, ग्रास नली मतलब ग्रहण करते हैं, ये भी तुमको याद रहेगा ग्रास नली। इसका देखो ग्रहण किए तो कहाँ गया, पेट में, तो ये हो गया पेट, इसके कहा नीचे में तो आते हैं ना, तो याद हो गया होगा। थोड़ा समझ के याद करो। देखो ये जो है ये मुख गुहा, मुख हुआ, ग्रास मुख क्या, नली, देखो ये नली है, ग्रास नली ग्रहण करते हैं, इसका कहाँ गया, अमाशय, अमाशय, और फिर छोटी आंत। याद हो गया। इसलिए आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, 4 मुख है, गुहा है, गुहा, ग्रास नली है और ग्रास नली, अमाशय है तथा आंत। अब आगे हम लोग चलेंगे। तुम्हारा वाला परमानेंट नहीं रहेगा लेकिन मेरा वाला परमानेंट रहेगा। अब चलो मुख गुहा के बारे में चर्चा करते हैं। देखो मुख गुहा में क्या होता है कि मनुष्य का मुख दोनों जबड़ों में स्थित एक गुहा खुलता है। मनुष्य का जो मुख है वो दोनों जबड़ों में स्थित एक गुहा में खुलता है। देखो दोनों जबड़ों में स्थित एक गुहा में खुलता है, इसीलिए उसका नाम है मुख गुहा। ठीक है, अब चलो मुख गुहा के ऊपर भाग को तालु कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को हम लोग तालु कहते हैं। मुख गुहा में एक मांसल भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीभ। क्या कहते हैं, जीभ, और उसी को हम लोग जीवा भी कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा में एक मांसल भाग यानी कि मांस वाला भाग जो है जीभ है ना, ये जीभ, वो जीभ पाई जाती है जो भोजन चबाने में और उसमें लार मिश्रित करने में मदद करता है। सही बात है, भोजन को चबाने में ठेलता है कि नहीं ठेलता है। इसीलिए याद कर लेना कि मुख गुहा में एक मांसल भाग मतलब मांस वाला मतलब गुदेदार भाग, गुद्दा वाला भाग जो है वो कौन सा है, जीभ है। और वो जो जीभ है तुमको वो भोजन को उसका काम क्या क्या है, तो चबाना और लार को मिलाने में मदद करना। क्लियर है, चलो।